हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कैमरून की राजधानी याओंडे में संपन्न हुआ। यह सम्मेलन 26 मार्च से 29 मार्च तक चला। इसमें 3 प्रमुख मुद्दे रहे जो लगातार चर्चा का विषय डब्ल्यूटीओ के मंच के अंतर्गत हाल फिलहाल में चल रहे हैं। ये 3 प्रमुख मुद्दे जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले डब्ल्यूटीओ के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। डब्ल्यूटीओ कब अस्तित्व में आया? 1995 में अस्तित्व में आया। पहले इसका आप कह सकते हैं कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, या इससे पहले की व्यवस्था क्या थी? आप जानते हैं कि गेट। इससे पहले की व्यवस्था थी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। 1995 में डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में आया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है पूरे विश्व में मुक्त व्यापार को, फ्री ट्रेड को प्रमोट करना। ये मुख्य काम करता है। मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को बनाना, उनको इंप्लीमेंट करना, उन पर एक सहमति बनाना, क्योंकि डब्ल्यूटीओ की जो निर्णय प्रणाली है उसमें सबसे प्रमुख भूमिका किसकी है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की ही है, क्योंकि जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसलिए मंत्री स्तरीय सम्मेलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है ये हर 2 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। निर्णय किस प्रकार से लिए जाते हैं? सर्वसहमति से ये निर्णय लिए जाते हैं। कोई भी सदस्य निर्णय को वीटो कर सकता है, यानी जितने भी निर्णय लागू होंगे वो सबकी सहमति से ही लागू होंगे। ये इसकी एक खास बात है डब्ल्यूटीओ की। डब्ल्यूटीओ में वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 166 है। कई जगहों पर आपको 164 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने अपडेट न किया हो। आप जानते हैं कि जो इसके लेटेस्ट सदस्य हैं वो कौन है? कोमोरोस और तिमोर लेस्टे इसके लेटेस्ट सदस्य हैं। तो इस प्रकार से 166 सदस्य इसमें हो जाते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन में जाने से पहले हमेशा सदस्यों की संख्या को अपडेट करके जाना चाहिए। ये जो याओंडे में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें भी 3 मुख्य मुद्दे रहे हैं। ये 3 मुद्दे कौन से रहे हैं ये जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए घर बैठकर ही आप जीएस की तैयारी कर सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए दृष्टि संस्थान ने एक कोर्स लॉन्च किया है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 34,999 में आपकी जीएस की तैयारी को केवल 14 महीने में ही पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट होगी, यानी ये कोर्स आपको फ्री में ही पड़ जाएगा। इसके संबंध में जो बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही मिलेंगे। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाना होगा, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी एडमिशन आपका हो जाएगा। इस फीस पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं अगर आप मनीष कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो मनीष कोड का इस्तेमाल करिए, यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये फीस आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर 87501 पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए अब जानते हैं कि डब्ल्यूटीओ के 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हाल फिलहाल में कौन से रहे हैं जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में भी कहीं ना कहीं छाए रहे। तो सबसे पहला जो मुद्दा है इसके अंतर्गत वो है इलेक्ट्रॉनिक। याद रखिएगा क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी मॉरेटोरियम। ये क्या मुद्दा है? आप जानते हैं कि जो विकसित देश है वो बहुत बड़ी मात्रा में इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल प्रोडक्ट बहुत से देशों में भेजते हैं। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, चाहे वो एप्पल हो, अमेजन हो, मेटा हो, ये सारी जो कंपनियां हैं, या गूगल है, ये बहुत से डिजिटल प्रोडक्ट हैं, बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज में भेजते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट इनको कहा जाता है इंटरनेट के माध्यम से। आपने देखा होगा, आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो इस डिजिटल प्रोडक्ट पर क्या किसी प्रकार की कस्टम ड्यूटी लगती है? नहीं लगती। अगर आप कोई लैपटॉप बाहर से मंगाते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी आप देते हैं। अगर आप कोई कार बाहर से मंगाते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट पर अभी कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है। और यह व्यवस्था कब से लागू है? डब्ल्यूटीओ में 1998 से लागू है। हर 2 वर्ष में इसको रिन्यू कर दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा समर्थक कौन सा देश है? यूएसए। यूएसए इस व्यवस्था को, इस मोरेटोरियम किसको कहते हैं? अस्थायी रोक। अस्थायी रोक किस पर लगी हुई है? अस्थायी रोक लगी हुई कस्टम ड्यूटी लगाने पर। किस पर? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर आप कस्टम ड्यूटी नहीं लगा सकते, इस पर अस्थायी रोक लगी हुई है। और इस अस्थायी रोक को हर 2 वर्ष में रिन्यू कर दिया जाता है। भारत जैसे जो देश हैं वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर
एक डाटा ये बताता है कि भारत जैसे देश अगर कस्टम ड्यूटी लगाएं तो एक वर्ष में भारत को राजस्व के अंतर्गत $1 बिलियन का राजस्व प्राप्त हो सकता है। तो देखिए आप भारत को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इस मोरेटोरियम की वजह से। लेकिन यूएस जैसे देश इस व्यवस्था को परमानेंट बनाना चाहते हैं, स्थायी बनाना चाहते हैं, और ये एक विवाद का मुद्दा डब्ल्यूटीओ में चल रहा है, क्योंकि भारत जैसे देश इस मोरेटोरियम को हटाना चाहते हैं और यूएस जैसे देश इस मोरेटोरियम को स्थायी बनाना चाहते हैं। क्योंकि भारत जैसे देशों को इस पर अगर मोरेटोरियम हट जाता है तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फायदा होगा। अब ये जो सारी कंपनी है, चाहे वो अमेजन हो, चाहे आप एप्पल की बात करें, चाहे आप मेटा की बात करें, या फिर अन्य कंपनियों माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, अब ये सारी कंपनियां बिग टेक कंपनीज अमेरिका की हैं, वेस्टर्न कंट्रीज की हैं, और बड़े स्तर पर डिजिटल प्रोडक्ट्स को इंटरनेट के माध्यम से भेजती हैं। तो अगर इस पर मॉरिटोरियम बरकरार रहता है तो इन कंपनीज को और अंततः अमेरिका को फायदा होता है। तो ये एक विवाद का मुद्दा चल रहा है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है, इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन डेवलपमेंट एग्रीमेंट। इस पर क्या विवाद है? यह वस्तुतः निवेश प्रक्रिया को, निवेश को आसान बनाने के लिए एक एग्रीमेंट की बात करता है, एक समझौते की बात करता है। निवेश को आसान बनाना मतलब कंपनियां किसी भी देश में जाएं, खुले आम तरीके से निवेश कर सकें, एक तरह से आसान तरीके से निवेश कर सकें, उसमें पेपर वर्क कम हो, उनके रूल्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हों, पारदर्शी हों। साथ ही अगर आप अप्रूवल, किसी भी चीज के लिए अप्रूवल तेज कर देंगे और करप्शन को कम कर देंगे, करप्शन कम हो, तो इन कंपनी को निवेश करने में आसानी होगी। बहुत से विकसित देश हैं जो इस व्यवस्था को लाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास ये ताकत है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज, कम विकसित देशों में निवेश कर सकते हैं। इस पर विवाद किस बात का है? भारत जैसे देश क्या कहते हैं कि ये जो IFD एग्रीमेंट है, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन डेवलपमेंट फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, ये वस्तुतः WTO की जो मूलभूत व्यवस्था है उसके अनुरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे केवल कुछ देश ही चाहते हैं। इसका जो फंडामेंटल नेचर है वो मल्टीलेटरल नहीं है, मल्टीलेटरल नहीं है। किस प्रकार का नेचर है इसका? इसका नेचर है प्लूरीलेटरल। अब इसमें क्या अंतर है? जैसे WTO में निर्णय लिया जाता है सभी देशों की सहमति से, और जब कोई निर्णय ले लिया जाता है तो सभी देश उसमें शामिल हो जाते हैं। प्लूरीलेटरल का मतलब क्या है कि कुछ इच्छुक देश आपस में मिलकर के कोई नियम बना लें और दूसरों के लिए उसे ऑप्शनल रख दें। ये जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन है, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट है, इसका नेचर प्लूरीलेटरल है। सभी देश इस पर सहमत नहीं है, और ये WTO के जो सबके सहमति से निर्णय लेने की प्रक्रिया है उस पर ही एक आघात है। WTO की मूलभूत फंडामेंटल व्यवस्था के खिलाफ ही ये जाता है, और WTO में ये एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट कर सकता है जहां पर जो रिच कंट्रीज हैं वो अपने नियम बना रहे हैं, और फिर उसके विपरीत जो पुअर कंट्रीज हैं उनके अपने नियम हैं। तो ये 2 टियर व्यवस्था क्रिएट कर देगा, भारत का ये भी कहना है। और अगर इस तरह की व्यवस्थाओं को आप लाते हैं तो आप देखेंगे कि जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो किस तरह की चीजों को बढ़ावा देंगी। वो इन्वेस्टमेंट रूल्स को बढ़ावा देंगी, वो बढ़ावा देंगी आपके जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन रूल्स हैं उनको बढ़ावा देंगी। इससे जो डेवलपिंग कंट्रीज के मुद्दे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेकर के मुद्दा हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी को लेकर के मुद्दा हो, चाहे वो सब्सिडी को लेकर के मुद्दा हो, वो सारे साइडलाइन हो जाएंगे। तो इससे डेवलपिंग कंट्रीज के जो मुद्दे हैं वो साइडलाइन होंगे। तो इसलिए भी ये एग्रीमेंट है ये सही नहीं। ये दूसरा प्रमुख विवाद का मुद्दा है। तीसरा क्या है? तीसरा बहुत दिनों से मुद्दा चला आ रहा है, उसको हम कहते हैं पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम। आप जानते हैं कि जो विकसित देश हैं वो भारत जैसे देशों का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि भारत बड़े स्तर पर फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम अपने चलाता है। भारत क्या करता है कि भारत जो अतिरिक्त अनाज है उसको MSP पर खरीदता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदता है, इसका भंडारण करता है, और इस भंडारण को PDS के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है गरीब लोगों में। WTO के जो रूल्स हैं वो क्या है? WTO ये कहता है कि उसके रूल्स के अनुसार आप फूड सब्सिडी केवल एक सीमा तक ही प्रदान कर सकते हैं, यानी उस पर एक कैप है। भारत का इस कैप
के खिलाफ क्या आर्गुमेंट है? भारत ये कहता है कि आपका जो सब्सिडी मापने का कैलकुलेशन है, ये बहुत ही पुराने कैलकुलेशन है, जो फॉर्मूला है, ये बहुत पुराने जो डेटा है उस पर आधारित है। आपका डेटा बहुत पुराना है। जैसे आप सब्सिडी कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं? आप ग्लोबल प्राइसेस 1986-88 का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि यहां से लेकर अब तक जो प्राइसेस हैं उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। अगर जैसे एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि 1986-88 में अगर मान लिया किसी चीज के दाम 5 रुपए किलोग्राम थे और वर्तमान में उसके दाम हो गए 25 रुपए पर किलोग्राम, और WTO इसी के आधार पर सब्सिडी माप रहा है, तो ये 20 रुपए का अंतर पैदा कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस चीज के दाम 5 रुपए किलोग्राम से बढ़कर के वर्तमान में 24-25 हो गए हों, या 22-23 हो गए हों, मान लिया 22 हो गए हैं, 22 रुपए पर किलोग्राम हो गए हैं, तो सब ये अंतर कितना पैदा कर रहा है? केवल 3 रुपए का, और यहां पर अंतर आ रहा है 20 रुपए का। तो फॉर्मूला WTO को बदलने की आवश्यकता है। तो ये भी एक लगातार टॉकिंग पॉइंट WTO की बैठकों में बना हुआ है। तो ये 3 मुद्दे हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसके आर्ग्यूमेंट भी हमने देख लिए हैं। अब एक प्रश्न देखते हैं इससे जुड़ा हुआ। WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बारे में कौन सा या कौन से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। यह WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है। सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी है। यह हर वर्ष आयोजित की होती है। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय, यहां पर निर्णय कर लीजिएगा, निर्णय लिए जाते हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1, 1, 2 और 3, सभी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।